अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की मेरी ये वीडियो तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स के लिए है। तो चाहे आप सीएसएस के एस्पायरेंट हैं, पीएमएस के एस्पायरेंट हैं, या फिर यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं, या फिर किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में जब वो ये बात करता है एग्जामिनर राइट एन ऐसे, तो जब भी उसने ये बात करनी है तो ये वाली वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि जिन्होंने ऐसे लिखना है या जिन्होंने ऐसे को अटेम्प्ट करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज की वीडियो का टॉपिक भी बता देती हूँ। बेसिकली आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी हूँ कि किसी भी ऐसे का इंट्रोडक्शन जो कि बिल्कुल स्टार्ट होता है आउटलाइन के बाद, वो कैसे लिखा जाता है और उसको फिर इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। अब लिख तो कोई भी लेता है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। तो ये आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब काइंडली कर दिया करें। इसके अलावा इसके बगैर वीडियो को बनाने का या अपलोड करने का मज़ा भी नहीं आता। तो ये तो पता है कि आउटलाइन बन गई। अब उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन लिखना है, और इंट्रोडक्शन को ऐसा होना चाहिए जो कि आई कैचिंग हो, जो कि एग्जामिनर के अटेंशन को ग्रैब कर ले और फिर वो कहे कि मुझे तो पढ़ो ही पढ़ो। तो उसके लिए आपने स्टार्ट से देखा होगा कुछ ना कुछ टेक्निक्स, सारे टीचर्स भी, एस्पायरेंट्स भी, मेंटोर्स भी, इंग्लिश टीचर्स भी आपको बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू उनका लेंगे, लेकिन फिर मैंने बेसिकली डिस्कस करना है कि मैंने कौन सी टेक्निक टेक्निक यूज की है जिसकी वजह से मेरे 45 मार्क्स आए थे। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक है फनल टेक्निक, जिसमें आपको पता है कि ब्रॉड से हम एक नैरो टेक्निक को यूज करते हैं। किसी भी हम टॉपिक को ब्रॉडर वे में यूज करते स्टार्ट करते हुए उसको हम नैरो डाउन कर लेते हैं अपनी जो स्पेसिफिक डोमेन होती है उसके ऊपर। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो कॉमन टेक्निक यूज की जाती है वो है डायरेक्ट स्टार्ट। मतलब कि एस्पायरेंट्स या स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो डायरेक्ट जो उनका टॉपिक होता है, लाइक इस्लामोफोबिया है, लाइक एजुकेशन है, डेमोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, कोई भी उनका जो भी टॉपिक है उसका वो डायरेक्ट स्टार्ट लेते हैं और वो डायरेक्ट जो है वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसका सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है आपका वो स्टार्ट आपकी तरफ से तो बड़ा बढ़िया आपने लिखा है, बहुत अच्छा है, जबरदस्त है यार, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर को लगे कि इसका तो कोई फ्लो ही नहीं है, ये तो इसने रैंडम लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो डायरेक्ट स्टार्ट के साथ ये वाला जो प्रॉब्लम है ये अक्सर देखने में आता है। ठीक है। तो मैंने ये वाला भी नहीं किया, मैंने वो वाला भी नहीं किया, लेकिन फिर मैंने कौन सा किया तो वो मैं डिस्कस करूंगी। और तीसरे नंबर पे आपको पता है कि अक्सर एक्सपायरेंट्स और स्टूडेंट्स कोटेशंस का यूज करते हैं। जो भी उनका ऐसे टॉपिक होते हैं उससे रेलेवेंट कोई ना कोई कोटेशन लिख देते हैं। और मोस्टली इसमें ऐसा भी एस्पायरेंट्स को करते हुए देखा गया है कि लाइक अगर उनका एजुकेशन पे टॉपिक है, या फिर उनका डेमोक्रेसी पे टॉपिक है, या फिर उनका कोई लिटरेरी टॉपिक है, या जो भी है, तो उस पे वो ऐसी कोई भी कोटेशन जिसमें एजुकेशन का वर्ड आ रहा है, ऐसी कोई भी कोटेशन जिसमें डेमोक्रेसी का वर्ड आ रहा है, वो उसको वहां पे कोट कर देते हैं। अब चाहे वो उनके डोमेन पे ऐसे के टॉपिक की रिक्वायरमेंट पे पूरी आती हो या ना आती हो, इसके बारे में वो नहीं देखते हैं, और इसी वजह से अक्सर एग्जामिनर को नाराज कर बैठते हैं। और जब एग्जामिनर साहब नाराज हो जाते हैं तो फिर आपको पता है कि वो डेफिनेटली हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। और अब एक नई टेक्निक जिसको मैंने खुद भी यूज किया, मैंने ये वाली टेक्निक यूज की और ये वाली मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगी, तो इसलिए मैंने इस टेक्निक को यूज किया, जिसको कहा जाता है एनेक्डोट। अब जी एनेक्डोट क्या है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसी के बारे में एनेक्डोट को कैसे बनाया जा सकता है और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं आपको आपके ऐसे के हवाले से, वो डिस्कस करते हैं। तो एनेक्डोट बेसिकली, वैसे तो आप इसको पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हैं कि एनेक्डोट क्या होती है, लेकिन अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो एनेक्डोट होती है बेसिकली कहानी। कोई भी कहानी जो कि आपके ऐसे के टॉपिक से रिलेटेड हो और उस पे बिल्कुल फिट बैठती हो, उसको कहा जाता है एनेक्डोट। जैसे वो कहते हैं ना कि कहानी सुनो, जुबानी सुनो। तो जैसे वो वाला सॉन्ग वायरल गया है तकरीबन, चाहे वो पाकिस्तान में था या इंडिया था, जहाँ पे भी लोगों ने सुना है वो वायरल गया है। क्यों? क्योंकि वो इसका स्टार्ट ही ऐसा था, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। खैर हमें तो नहीं हुआ, कभी टाइम ही नहीं मिला।
लेकिन वो जिस तरह से एक अट्रैक्शन अटेंशन ग्रैब करने वाली चीज़ थी, बिल्कुल इसी तरह से एनेक्डोट भी एक अटेंशन ग्रैब करने वाली चीज़ होती है, और मैंने इसी को यूज़ किया था। जिस तरह से इसमें को मोर सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया है कि जैसे देखें, ये आपको इमेज जो नज़र आ रहा है उसमें बताया गया कि एनेक्डोट अ वेरी शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ पर्सन आर इवेंट। तो कोई भी शॉर्ट सी स्टोरी किसी पर्सन के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, उसको आप एनेक्डोट कहते हैं। जैसे कि वो हम लोग बचपन में भी पढ़ते नहीं थे, हजारों साल पहले की बात है, दूर जंगल में एक शहजादा रहता था। नहीं है, शहजादा जंगल में तो नहीं रहता, लेकिन जैसे यहाँ पे ये लड़की सुना रही है, व्हेन आई वाज यंगर, मैं छोटी थी, तो कैसे देखें इर्द गिर्द के उसके लोग उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। या यहाँ पे देखा जाए तो लड़की जो है वो लड़के को कहानी सुना रही है कोई, और वो बहुत इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं। तो बिल्कुल आपने भी ऐसे ही कोई ना कोई कहानी बना लेनी है अपनी, जो टॉपिक होगा उसके बारे में। तो वो एग्जामिनर की अटेंशन को कैच करने में आप इस तरह से सक्सेसफुल रहेंगे। अब मैंने एग्जाम्पल भी ली है ताकि आपको सही से समझ आ सके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, कि अब कहानी जो है ना वो थोड़ी सी ऐसी भी हो कि स्टैंडर्ड वाली भी लगे, और कहानी ऐसी भी हो जो कि आपकी जो टॉपिक है उस पे पूरी भी बैठे। तो मैंने, अब आपने क्या करना है, कहानी, अब स्टूडेंट्स अक्सर मुझे एस्पायरेंट्स मेरे साथ डिस्कस करते हैं कि हमें कहानी बनानी नहीं आती, आई मीन दे आर नॉट गुड एट मेकिंग स्टोरीज। तो उसके लिए मैं आपको क्या टिप दूंगी, आपने क्या करना है, कोई भी बात किसी न्यूज़पेपर में आपने देखी है, बचपन में आपने सुनी थी, या अपने इर्द गिर्द आप बाजार जाते हैं, आप शॉपिंग पे जाते हैं, आप बाहर आउटिंग के लिए जा रहे हैं, या आपके घर में कोई आ रहा है, वो कोई बात कर रहा है, तो उन चीज़ों पे गौर करें, उन चीज़ों को सुने, उन चीज़ों को देखें, और उसको फिर आप रिलेट कर सकते हैं अपने ऐसे टॉपिक के साथ। तो मैंने बिल्कुल यही स्ट्रेटेजियाँ बनाई थी। मैंने हर थीम पे, एजुकेशन पे, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, हर चीज़ पे, लिटरेरी पे पहले से ही कहानियां बना के लिख ली थी। मैं रात को सोच रही थी कि कल मैंने इस टॉपिक को अटेम्प्ट करना है, इस टॉपिक पे ऐसे लिखना है, आउटलाइन बनानी है, तो उस पे कोई ना कोई मेरे पास कहानी भी होनी चाहिए। जैसे कि ये वाली कहानी जो मैंने बनाई थी, मुझे याद है कि क्योंकि डॉन अपने प्रिपरेशन के दौरान में हम अक्सर पढ़ रहे होते हैं, तो मैंने डॉन पे, न्यूज़पेपर पे ये वाली पिक्चर देखी थी जिसमें वो एक बॉय होता है और उसके हाथ में मोबाइल होता है, और नीचे वो लिखा होता है कि कोविड-19 के दौरान में वो बच्चा जो है वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। तो मैंने उसको क्या कहानी सुनाई कि 3 साल पहले की बात है। अब मैंने उसको प्रूव करना था कि नहीं, ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है वो आज भी बहुत अच्छी है, आज भी ज़्यादा इफेक्टिव है, और आज भी ज़्यादा स्टूडेंट्स है, और ये मतलब बात है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें तो वो स्कूल्स में और कॉलेजेस में ही जाके पढ़ रहे हैं। तो इसी बात को मैंने उसको कैसे प्रूव किया कि 3 साल पहले एक बात, लड़का माउंटेन पे बैठा हुआ था। 3 years ago a boy was sitting on ऑन अ टॉप ऑफ स्मॉल माउंटेन। ठीक है, तो वो टॉप पे बैठा हुआ था, तो वो उसके हाथ में एक मोबाइल फोन था, और वो उसको कभी ऊपर लेके जा रहा था, कभी नीचे लेके जा रहा था, और इस तरह से वो कभी अपने कान के पास लेके जाता था। तो जब एक जर्नलिस्ट का वहां से गुजर हुआ, तो जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसने ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। अब देखें ना मेरी, मतलब जरा देखें कहानी, बिल्कुल जैसे वो उसमें इमोशंस भी भरे हैं, उसमें सारी चीजें, पूरी एक वो मंजर कशी की है। तो अगर आप उर्दू इंग्लिश में अच्छे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी। ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, उसने बड़े दुख के साथ बयान किया कि भाई उसकी ऑनलाइन क्लास है, और वो लेकिन कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से उसको वो घर से बाहर आना पड़े, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से क्लास अटेंड कर सके। और फिर जर्नलिस्ट ने उसको कैप्चर किया और उसको पब्लिश कर दिया। तो सेम फिर इसको आगे आपने जाके रिलेट कर देने के, ये तो सिर्फ एक बॉय की स्टोरी है ना भाईजान, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। ट्रेडिशनल एजुकेशन के ये फ़वाइद हैं। पॉलिटिक्स में, आपकी सोशल डोमेन में, आपकी इकोनॉमिक डोमेन में उसने न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाई हैं, उसने होमोजेनस नेशन बनाई है, उसने फिर सोशल डोमेन में स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस दिया, उनकी सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा कराई हैं, उनको डिसिप्लिन सिखाया, ब्ला ब्ला। और फिर जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें तो कनेक्टिविटी का इशू है, जो है आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, वहाँ पे हर किसी के पास इंटरनेट की फैसिलिटी का होना लाजमी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह से आपने फिर देखे मैंने किस तरह से पूरा एक ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दिया था। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, मैंने भी यही किया, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि पिछले जो तरीके हैं वो सालों से यूज होते आ रहे हैं, सब ने किए हैं, एग्जामिनर भी बोर हो गया है।
आप भी बोर हो जाते हैं लिखते लिखते, सही समझ नहीं आती कि यार अब आगे क्या बात करें, क्योंकि इंट्रोडक्शन का वो जो 150 वर्ड्स का लेंथ का है आपका टारगेट, उसको पूरा करना है। तो उसके बजाय आप एक छोटी सी मोटी कहानी बनाएं, उसको बताएं आए यार बैठो जरा कहानी सुनते हैं सुनाते हैं। तो वो होपफुली आपके ऐसे पे एक अच्छा इफेक्ट डालेगा और आप ऐसे को पास करने में कामयाब हो सकेंगे। तो होपफुली आपकी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डेफिनेटली इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे जो भी आपके एस्पायरेंट्स हैं दूसरों को भी हेल्प किया करें, उनके साथ भी शेयर करें। और अगर आपके पास कंटेंट का मसला आ रहा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है नीचे, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उस पर कांटेक्ट करके मुझसे कंटेंट भी ले सकते हैं, पीडीएफ की फॉर्म में मौजूद है। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।